हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था जन संघर्ष और आंदोलन। उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया था दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। उसमें ध्यान में आता है हम लोगों के कि वो प्रेशर ग्रुप्स जो हम लोगों ने पढ़े थे वो दो तरह के थे। एक तो पॉलिटिकल और दूसरा था नॉन पॉलिटिकल। तो जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं उसके बारे में ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में जाना जाता है। तो आइए चलते हैं, राजनीतिक दल जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग को ये मालूम चल जाए कि राजनीतिक दल होता क्या है, कहते किसे हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि इसके कार्य क्या है। उसके बाद जब हम ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। राजनीतिक दल को पढ़ने से पहले जब हम लोगों ने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा था जन संघर्ष और आंदोलन, तो उसमें हमारे ध्यान में आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये एक संगठित होती हैं और उसमें जितने भी लोग होते हैं उनकी सबकी विचारधारा एक होती है। तो जिस संगठन में एक विचारधारा वाले जितने लोगों की संख्या अधिक होगी वो राजनीतिक दल उतना ही सशक्त और मजबूत होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना, सरकार बनाना। और इसीलिए ये जो राजनीतिक दल हैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी सारी नीतियाँ बनाते हैं, अपने पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने कार्यक्रम बनाते हैं और उनके द्वारा ये अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए इसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। अगर कोई ऐसी पार्टी है जो किसी विशेष जाति, विशेष धर्म से जुड़ी हुई है तो वो कुछ समय तक तो लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उसके सदस्यों की जो संख्या होती है वो रुक जाती है। उसकी विचारधारा चूँकि उस जाति धर्म विशेष से संबंधित होती है तो अन्य जो जाति धर्म विशेष वाले लोग हैं वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल के प्रमुख तीन घटक होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। एक होता है नेता, दूसरा होता है सक्रिय सदस्य, तीसरा होता है उस पार्टी के समर्थक या अनुयायी। अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा कि एक हमारे देश का प्रमुख राज्य बिहार, जहाँ पर चुनाव हुए हैं अभी हाल में ही, और आज वहाँ पर सरकार गठन का कार्य चल रहा है, सरकार बनने जा रही है। तो वहाँ पर चुनाव के दौरान आप लोगों ने अगर देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या समाचार देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें विभिन्न दलों के नाम आपके ध्यान में आए होंगे। वहाँ पर जो मुख्य जो दल हैं उसमें कुछ तो क्षेत्रीय दल हैं, कुछ राष्ट्रीय दल हैं, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसको कहते हैं, कांग्रेस आई, जनता दल यू और राजद जो लालू यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल जिसको बोला जाता है। फिर एक पार्टी है हम, और आरएलडी, है ना। इस तरह से वहाँ पर राजनीतिक दल हैं और मुख्य रूप से इन पार्टियों के बीच में चुनाव हुआ तो ये दल हमें दिखाई देते हैं।
और जिन दल का जनाधार जितना अधिक है वही दल मुख्य रूप से आगे रहता है, और जिसका जनाधार राष्ट्रव्यापी है वो राष्ट्रीय पार्टी, और जिसका जनाधार राष्ट्रव्यापी नहीं है वो क्षेत्रीय पार्टी। उसका विभाजन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, उसके जो मानक हैं, जो उसका स्केल है, उसके आधार पे। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल होता है उसका मुख्य उद्देश्य सरकार बनाना, और उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसके द्वारा अपनी नीतियों का निर्माण करना और उस दृष्टि से कार्य करना। उसमें 3 प्रमुख अंग होते हैं उसके राजनीतिक दल के: नेता, जो उस पार्टी के लोगों के द्वारा चुना जाता है, उस पार्टी के सक्रिय सदस्य, और तीसरे होते हैं समर्थक। तो इस तरह से राजनीतिक दल का निर्माण होता है। राजनीतिक दल मुख्य रूप से एक ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। अर्थात इनका एकमात्र उद्देश्य सरकार बनाना या सत्ता प्राप्त करना होता है। किसी भी दल की पहचान उसकी नीतियाँ उसके सामाजिक आधार से होती है। हर सामाजिक दल की जो नीतियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं, उसका एजेंडा अलग अलग होता है, उसकी विचारधारा अलग अलग होती है। और अगर आपने चुनाव देखा होगा तो उसमें आपके ध्यान में आया होगा कि हर पार्टी की विचारधारा और उद्देश्य अलग अलग। राजनीतिक दल के कार्य, अगर हमें राजनीतिक दल के कार्य की समझ हो जाती है तो हमारे समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों। राजनीतिक दल क्या करता है, राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारे। पहला होता है राजनीतिक दल के कार्य के अंतर्गत सबसे पहले कानून का निर्माण करना। राजनीतिक दल जब सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार में आते हैं, तो उनके द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर और देश के लिए कानून का निर्माण करना होता है, पहला है। उसके बाद है सरकार का निर्माण करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है, हर दलों का मुख्य उद्देश्य सरकार का निर्माण करना, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसी को ध्यान में रखकर इनके द्वारा अपने सारे कार्यक्रम और नीतियां बनाई जाती हैं। तीसरा है जनमत का निर्माण करना। सरकार में जो पार्टी होती है वो तो सरकार का निर्माण करती है, और जो सरकार से बाहर होती हैं वो विपक्षी पार्टियां कहलाती हैं, और उनके द्वारा सरकार की कमियों को जनता के सामने ले जाकर और वो सत्ता में जो पार्टी बैठी हो इसके विरुद्ध जनमत का निर्माण करना होता है, जन जागरण करना होता है, लोगों को बताना होता है कि सरकार में ये कमी है, सरकार ये कमी कर रही है, सरकार जनता के विरुद्ध ये कार्य कर रही है। अब वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से जनमत का निर्माण करें। अगला है जनता और सरकार के बीच पुल का काम करना, ब्रिज। क्योंकि सभी राजनीतिक दल चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, वो सभी अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। सरकार में जो पार्टी होती है वो अपने द्वारा किए गए कार्यों को, विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाती है कि देखिए हमने आपके लिए इतनी सारी ये योजनाएं चला रखी हैं, इन योजनाओं का लाभ इतने लोगों ने प्राप्त किया है। पिछली हमसे पहले जो सरकार थी उनके पास इस तरह की कोई योजना नहीं थी, इस योजना से आपको ये लाभ हो रहा है, देश का कितना विकास हुआ है, और यानी अपना जितना उसका कार्यक्रम है, आगे भविष्य में वो क्या और जनता के लिए करने वाले हैं, कौन सी नीतियां बनाने पर विचार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो लेकर जनता के बीच में जाते हैं। इसी तरह विपक्षी पार्टियां सरकार की जो कमियां हैं उनको लेकर जाती हैं जनता के बीच में। तो ये एक तरह से जनता और सरकार के बीच में पुल का निर्माण करना। अभी आपने देखा जब बिहार में चुनाव हुए हैं, वो शुरू में ऐसा लग रहा था कि जो अभी तक विरोधी दल थे, आरजेडी,
कांग्रेस, ये सारी पार्टियां मिला के ऐसा लगता था कि इनकी सरकार बनेगी। जब चुनाव की कैंपेनिंग चल रही थी तो लोगों के बीच में जो वो विपक्षी दल जाते, बहुत भीड़ लगती थी, बहुत भीड़ होती थी। लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग, चाहे जो उस सरकार में जो जो दल के लोग शामिल थे, जो दल शामिल थे, उन लोगों ने जब कैंपेनिंग की, तब लोगों को मालूम हुआ कि वास्तविकता क्या है, और फिर से वहाँ पर एनडीए की सरकार बन गई। जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी कि सरकार के द्वारा हमारे लिए कौन सी विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, तब तक वो उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, और उन लोगों को जानकारी नहीं होती सरकार ने हमारे लिए क्या कर रखा है। और जब लोगों को जानकारी होती है कि सरकार ने वास्तव में हमारे लिए कुछ कार्य किया है, तो वो फिर जो सरकार में पार्टी होती है उसी को चुनती है, जैसे कि बिहार में हुआ। विपक्षी दल के रूप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस सरकार में विपक्षी दल सशक्त होता है, मजबूत होता है, वो सरकार बहुत अच्छा कार्य करती है, क्योंकि वो सरकार को ध्यान में रहता है कि विपक्षी दल बहुत सशक्त है, और अगर हमसे कोई भी चूक हुई, कोई भी भूल हुई, तो ये तुरंत जो है हमारे विरुद्ध जनता के बीच में जाकर हमारी बातों को ले जाएंगे, और जनता जो है आने वाले चुनाव में हमको फिर पैदल कर देगी। इसलिए जो सरकार होती है बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखती है। जो दल होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, वो सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं, क्योंकि वही जाकर बताते हैं कि हाँ भाई ये नीतियाँ बनी हैं, इन नीतियों का लाभ लीजिए आप। जैसे अभी किसान बिल वाला था, किसान बिल पारित हुआ तो विपक्षी दल उसकी कमियां लेकर जा रहे थे जनता के बीच में, और जो सत्ता पक्ष था वो उनकी अच्छाइयों को लेकर जा रहा था कि हाँ देखिए आपको इससे इस तरह का लाभ होने वाला है। तो इस तरह से विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को जनता तक ले जाने का कार्य भी किसका है? राजनीतिक दल का ही होता है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने पढ़े, ध्यान में आता है इन कार्यों के कारण ही मुझे लगता है कि राजनीतिक दल की आवश्यकता है। यदि राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो ये सारे कार्य नहीं हो पाएंगे, और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अगर राजनीतिक दल नहीं है, बिना राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, तो उनकी कोई नीति नहीं रहेगी, कोई देश से संबंधित उनकी योजनाएं नहीं रहेंगी, वो सरकार भी बहुत अधिक समय तक चलेगी, इस बात में संदेह है। इसलिए ये जो कार्यों की चर्चा की गई, वो कार्य केवल एक संगठित दल द्वारा ही संभव है, न कि निर्दलीय लोगों द्वारा बनाई गई सरकार के द्वारा। इसलिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। कोई अगर क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दल की हमें क्यों आवश्यकता है, तो देश के लिए कानून निर्माण करने के लिए, देश में एक शक्तिशाली सरकार निर्माण करने के लिए, देश में जनमत निर्माण करने के लिए, ये सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। और अगर केवल कार्य पूछता है तो कार्यों में भी आ जाएगा। बस ये है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी तरह से देंगे, लेकिन आंसर दोनों का एक। इस प्रकार से जो राजनीतिक दल है वो मुझे लगता है कि अगर लोकतांत्रिक देश है तो वो केवल एक आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि उस देश की, किसी भी लोकतांत्रिक देश की एक अनिवार्य शर्त भी है। तो इस तरह से राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, ये हमारे ध्यान में आ जाता है। अगला टॉपिक है, विश्व में जो दलीय व्यवस्था है लोकतंत्र के अंतर्गत, वो कितने प्रकार की है।
ध्यान में आता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कि एक दलीय शासन प्रणाली है, जहाँ पर केवल एक ही पार्टी है, जैसे कि चाइना। और इस दृष्टि से चाइना जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है, उसने केवल लोकतंत्र का कवर अपने ऊपर डाल रखा है। क्यों? क्योंकि पार्टी वही है, पार्टियां तो वहाँ बहुत सी हैं, लेकिन केवल जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसके उम्मीदवार बदलते हैं, पार्टी वही रहती है, पार्टी की नीतियाँ वही रहती हैं, पार्टी की विचारधारा वही रहती है। तो ये एक लोकतांत्रिक देश की परंपरा, समृद्ध परंपरा नहीं है, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं लोगों के पास। तो इस तरह से वो लोकतांत्रिक देश नहीं है और वो एक दलीय शासन के अंतर्गत आता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दो दलीय है, जहाँ पर केवल दो ही दल है, जैसे कि आपका ब्रिटेन है। अभी अमेरिका में चुनाव हुए, वहाँ भी दो ही दल है। इस तरह से और भी कई सारे दल हैं, और भी कई सारे देश हैं जहाँ पर कि केवल दो ही देश हैं और लोगों के सामने दो ही विकल्प हैं। तीसरा आता है बहुदलीय व्यवस्था। ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है कि लोगों के सामने बहुत सारे विकल्प होना, केवल दो विकल्प नहीं, केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि बहुत सारे विकल्प। और उन विकल्पों में से वो जिसको अच्छा समझते हैं और जो देश के हित में कार्य कर रहा हो दल, उसको वो चुनते हैं। तो इस तरह से ये तीन तरह की व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था वाला लोकतांत्रिक देश, दो दलीय व्यवस्था वाला लोकतांत्रिक देश, और तीसरा बहुदलीय व्यवस्था वाला लोकतांत्रिक देश। बहुदलीय व्यवस्था में हमारा देश है, दो दलीय में अमेरिका ब्रिटेन, एक दलीय में चीन। ये उदाहरण सहित मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। राजनीतिक दल कितने कितने होने चाहिए? तो राजनीतिक दल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं, अभी जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की, एक दलीय शासन प्रणाली, दो दलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन प्रणाली। हमारा देश चूँकि बहुदलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। हमारे देश में अभी वर्तमान में चुनाव आयोग में जो सबसे चुनाव आयोग में जो पंजीकृत दल हैं उनकी संख्या है 2293। आप लोग अंदाजे लगाइए, हमारे देश में 2293 राजनीतिक दल हैं जो कि पंजीकृत हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो कुछ ही दल ध्यान में आते हैं हम लोगों के, उसमें से कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ क्षेत्रीय होते हैं, और नाम भी बहुत अजीबोगरीब हैं इनमें। एक पार्टी का नाम है सबसे बड़ी पार्टी, उसका नाम ही सबसे बड़ी पार्टी, भले ही उसमें सदस्यों की संख्या एक हो, लेकिन उसका नाम ही सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा भरोसा, और अब तो चुनाव जो राजनीतिक दल हैं उनके नाम बड़े छोटे छोटे रखे जा रहे हैं, जैसे आप, हम, और कुछ दिनों बाद आप सुनेंगे तुम, वो, ये, ऐसे, वैसे, इस तरह से नाम ध्यान में आएंगे। खैर वो भविष्य में क्या होना है, लेकिन अभी है ये नाम आप हम एक अभी बिहार में पार्टी है जीतन राम मांझी जी की, जिसने 4 सीटें जीती हैं पूरे बिहार में, वो वहाँ की राजनीतिक दल है। और आप जानते ही हम आप लोग कहाँ पर है, दिल्ली में। तो इस तरह से ये अलग अलग राजनीतिक दल। अब इनको क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल की मान्यता देने का कार्य हमारे चुनाव आयोग का, वो अपने स्तर पर ये देखता है कि कौन सा दल क्षेत्रीय है या कौन सा दल राष्ट्रीय। हमने जो अभी थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया बीच में, हमने जो अभी ये पढ़ा कि एक दलीय व्यवस्था वाला देश, दो दलीय व्यवस्था वाला देश और बहुदलीय व्यवस्था वाला देश। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो वो किसी दूसरे दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है या सरकार बनाता है। ऐसे सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं, या जो मोर्चा बनाया जाता है चुनाव से पहले उसको मोर्चा कहा जाता है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रमुख गठबंधन हैं वर्तमान में भी। पहला है
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको कि हम लोग एनडीए बोलते हैं, जिसकी मुख्य जो पार्टी है उसमें भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस है और भी उसके घटक दल है। और तीसरा है वाम मोर्चा, जिसमें कि आपके ये कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी, ये लोग आते हैं, ये दल आते हैं। तो इस तरह से ये 3 मोर्चे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ भी अभी बिहार में जो चुनाव हुआ वहाँ भी तीनों मोर्चे हैं। एनडीए, जिसमें कि जनता दल यू और बीजेपी, हम और एक और पार्टी है वो है। और जो दूसरा मोर्चा है उसमें यूपीए में, उसमें आरजेडी, कांग्रेस, और जो तीसरा मोर्चा यहाँ वाम है वो भी उसी में मिल गया है। तो इस तरह से 2 घटक दल हैं वहाँ पर। अब फिर से इस पर हम लोग ध्यान दें कि कोई भी दल राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। कोई भी दल राष्ट्रीय दल है, ये चुनाव आयोग निर्धारित करता है। अब उसमें उस पार्टी को पड़े हुए कुल मत लोकसभा में या विधानसभा के आधार पर निश्चित किया जाता है कि ये दल राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल के लिए क्या है मानक? लोकसभा चुनाव में पड़े अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% यदि कोई दल हासिल करता है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर दर्ज करता है, तो उसे हम राष्ट्रीय दल की मान्यता देते हैं, चुनाव आयोग देता है। तो इस आधार पर कुछ दल ऐसे हैं जो कभी क्षेत्रीय हो जाते हैं, कभी राष्ट्रीय हो जाते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या 8 है और क्षेत्रीय दलों की संख्या 53। अब ये कभी जो राष्ट्रीय दल 8 हैं कभी 7 हो जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल के निर्धारण का जो स्केल है वो ये है कि कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। और ये मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है। अब आइए हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसे कांग्रेस आई मतलब इंदिरा, क्योंकि कांग्रेस का कई बार विभाजन हो गया, तो इसलिए जो वर्तमान में हो कांग्रेस आई के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय 1885 में इस दल की स्थापना की गई थी, कांग्रेस की, अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को संगठित करने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए। इस दल में कई बार विभाजन हुए और 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई और ये जो कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में देखें तो बहुत अधिक कमी आई है और लगातार कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। हर जगह चुनाव में कांग्रेस की सीटों में लगातार कमी होती चली जा रही है। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में 145 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और अभी और उसके बाद केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में यही दल नेतृत्व कर रहा था। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बहुत बुरी चल रही है, जहां भी देखिए इसका पतन ही होता जा रहा है। और अब इसकी, चूंकि ये पार्टी एक परिवार की पार्टी हो गई है,
इस दृष्टि से इसका लगातार पतन हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस में आज भी बहुत योग्य, एक से एक योग्य नेता हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन बनेंगे? राहुल गांधी। भले ही उन्हें कुछ आए ना आए। अध्यक्ष कौन बनेगी? सोनिया गांधी। अध्यक्ष कौन बनेगी? प्रियंका गांधी। इस और आगे भविष्य में हो सकता है कि प्रियंका गांधी के बच्चे बने। तो उस परिवार के बाहर ये पार्टी नहीं जा पा रही है, जो कि इस पार्टी के लिए और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी पार्टी है, और इसका चुनाव चिन्ह जो है वो हाथ है, हाथ का पंजा। दूसरी पार्टी है, प्रमुख पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में केंद्र में इसकी सरकार है, इसके घटक की, जिसको कि हम लोग एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका पूर्ण बहुमत है, फिर भी ये अपने सहयोगियों के साथ कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, और मुख्य इसका जो है सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी ने जो अपना मुख्य सिद्धांत बनाया था, जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर विशेष दर्जा देने के खिलाफ, वो इसने कर दिया धारा 370 35 को हटा करके। और दूसरा है देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का, धर्मांतर में रोक लगाने का। ये सारे कार्य धीरे धीरे इसके द्वारा किए जा रहे हैं। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी है और राजग के नेतृत्व में सरकार के रूप में कार्य कर रही है। ये इसका दूसरा सत्र है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का। तीसरी जो पार्टी है वो बसपा है, जिसकी स्थापना 1984 में काशीराम जी के द्वारा की गई थी, और इसका जो आधार लिया था उन्होंने एक जाति विशेष, अनुसूचित जाति और जनजाति। बाद में इन्होंने अपने जो विचार को थोड़ा सा सर्व समाज के लिए उसमें विचारधारा में अपने इन्होंने डाला, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी भी वर्तमान में सिकुड़ती जा रही है। इसका जो जनाधार है, उत्तर प्रदेश ने इसमें सरकार बनाई। 2004 लोकसभा चुनाव में 19 सीटें मिली, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसका भी जनाधार सिकुड़ रहा है। सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। उसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी थोड़ा बहुत जनाधार है इसका। बिहार में अभी देखने में आता ही है कि बिल्कुल ना के बराबर। तो इस तरह से ये। इसके बाद आता है भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM। इसकी स्थापना 1964 में हुई। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था। लेनिनवाद वही हम लोगों ने जब रूसी क्रांति पढ़ी थी 9th में, तो हमारे ध्यान में आता है जो लेनिन के सिद्धांत थे वो इसने अपनाया। पश्चिम बंगाल में 30 वर्षों तक इस पार्टी ने शासन किया, लेकिन वर्तमान में पूरे देश में इसका जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ये कहा जाएगा कि गठबंधन के कारण से बिहार में इस वाम मोर्चे को कुछ सीटें मिली हैं, 15-16 सीटें। 2004 के लोकसभा चुनाव में इसने 43 सीटें जीती थी, और संप्रग का समर्थन किया था इस पार्टी के द्वारा। अगला है हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI। इसकी स्थापना 1925 में मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा के भी समर्थक, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में आस्था लिखा है लेकिन है नहीं इनकी, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों, गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का उपकरण मानती है। 1964 की फूट
में ये के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। 2004 के चुनाव में इसे केवल 1.4% वोट ही मिले और लोकसभा की 10 सीटें हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर है। अभी केंद्र की उस समय 2004 में संपर्क सरकार में शामिल थी और बाहर से समर्थन दे रही थी। अगली जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शॉर्ट में इसको कहते हैं। शरद पवार जी महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रमुख नेता हैं। उस समय इससे पहले कांग्रेस के मुख्य नेता थे, कई बार केंद्र में मंत्री भी रहे। उससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में भी अच्छा कार्य किया। बाद में कांग्रेस आई से विचारधारा न मिलने के कारण उन्होंने अपने को अलग कर लिया और नई एनसीपी पार्टी का निर्माण किया 1999 में। अभी वर्तमान में शिवसेना के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार चल रही है। ये पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है ये। और संप्रग जो एक गठबंधन है उसकी एक प्रमुख साझेदार पार्टी है। अगला जो है एक जो प्रमुख दल है जो चुनाव आयोग के मानक के अनुरूप इस समय राष्ट्रीय दल के रूप में उसकी गणना की जा रही है, वो है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, जिसकी प्रमुख हैं ममता बनर्जी और वहाँ पर उसका मुख्य जनाधार है। और इसके बाद 8वीं जो पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसके मानक के आधार के अनुसार 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और मेघालय इसका प्रमुख क्षेत्र है। तो इस तरह से 8 जो दल हैं वर्तमान में राष्ट्रीय दल के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद 53 जो मैंने पहले बताया था क्षेत्रीय दल हैं जो अलग अलग राज्यों में जिसका जनाधार है और उस आधार पर चुनाव आयोग ने उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दे रखी है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख दल हैं वो है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, पीस पार्टी, जय सुहेलदेव पार्टी, ये क्षेत्रीय दल है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी अलग अलग दल हैं। देखिए ये थोड़ा सा इसको अगर हम लोग देखेंगे, जो अलग अलग राज्यों में दिखा रखा है, जम्मू कश्मीर, ये है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, अपना दल, जय सुहेलदेव। ऐसे ही बिहार में देखिए जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हम, ये सब पार्टियां हैं। तो हर राज्यों का एक अलग अलग दिखा रखा है। ये देखिए एनसीपी महाराष्ट्र में, शिवसेना और एनसीपी, बीजेपी, कांग्रेस, ये प्रमुख पार्टियां वहाँ की। तो इस तरह से ये दल हैं हर राज्यों के, जो कि जिनकी जो गिनती है वो क्षेत्रीय दलों के रूप में की जाती है। अगला हमारा मेन टॉपिक है राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजनीतिक दलों के सामने जो सबसे पहली चुनौती है, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। अभी कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही थी तो मैंने बताया कि इस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। केवल दिखावे के लिए पार्टी के प्रमुख पदों का चुनाव करते हैं। जैसे पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, या तो राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगी, या प्रियंका गांधी होंगी, या भविष्य में आने वाले टाइम में प्रियंका गांधी के बच्चे होंगे। इनके अलावा इन्हें और कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस में नहीं दिखाई देता। अगर इसके विरुद्ध आवाज़ कोई उठाता है तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये इसी पार्टी की नहीं, बहुत सारे दलों के लिए चुनौती है। जैसे समाजवादी पार्टी है, उसमें अध्यक्ष कौन होगा, तो मुलायम सिंह यादव का लड़का अखिलेश यादव।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? उस पार्टी का अध्यक्ष तो तेजस्वी यादव, लालू के बाद लालू यादव होंगे, राबड़ी यादव होंगी, तेजस्वी यादव होंगे, कोई उनके परिवार का ही होगा, उससे बाहर का कोई नहीं हो सकता। अगर उसके लिए कोई उस पार्टी में आवाज़ उठाता है तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन। ऐसे बसपा में जो कुछ भी होंगी बहन जी मायावती होंगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इन पार्टियों में जो ये पद हैं इनका चुनाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक परिवार विशेष की पार्टी है, उस परिवार से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही चीज़ चुनौती सबसे अधिक है। और इसके द्वारा जो पार्टी की जो ताकत है वो केवल एक नेता के हाथ में आकर रह जाती है और सारे लोग केवल उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के लिए मुख्य चुनौती है। दूसरी जो चुनौती है वंशवाद। उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बन गए? अखिलेश यादव। इसके अलावा और कोई नहीं योग्य है ही नहीं उस पार्टी में, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे अधिक योग्य है। लेकिन चूंकि एक परिवार की पार्टी है तो जैसे पहले एक राजा होता था, उसका बेटा होता था, उसके बाद राजा, उसके बाद उसका बेटा, बड़ा बेटा राजा, तो वही चीज़ इन लोगों ने चला रखी। लोकतंत्र का लवादा ओढ़ रखा है, लेकिन उस वंश से बाहर नहीं जाना। तो ये वंशवाद इन पार्टियों की चुनौती। ऐसी कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बाद बेटे उनके राजीव गांधी, ठीक है। उसके बाद जब कांग्रेस संपर्क की सरकार बनी तो राहुल गांधी उतने योग्य नहीं थे, उनको उतना नहीं आता था, तो और सोनिया गांधी बन नहीं सकती थी क्योंकि विदेशी महिला हैं, ठीक है ना, बहुत अधिक विरोध भी था, तो इसलिए मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उस संपर्क का जो सरकार का जो रिमोट था वो सोनिया गांधी के हाथों में रहता था। तो इस तरह से अब जब बनेगी सरकार तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगर संपर्क की सरकार बनती तो राहुल गांधी, इसके अलावा और कोई नाम ही नहीं है इनके पास। तो ये वंशवाद एक प्रमुख चुनौती है इन दलों के लिए। तीसरी जो चुनौती है पार्टियों में पैसा और अपराधी तत्वों की भरमार। लगातार घुसपैठ बढ़ती जा रही है, पैसे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और पार्टी के लिए जो सामान्य कार्यकर्ता है जिसने कि ज़मीन से जुड़कर पार्टी के लिए काम किया है उसका तो कभी नंबर ही नहीं आ पाता है। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि कोई ऐसा पार्टी का सदस्य जो जिसने शुरू से पार्टी से जुड़ा हो और वो धीरे धीरे ऊपर उठा हो, उसको उसने चुनाव लड़ा हो, विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बना, ऐसा सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता है बहुत अधिक पार्टियों में। वहाँ पर क्या होता है, जो सामान्य कार्यकर्ता है उसकी तो ज़िंदगी बीत जाती है पार्टी के लिए कार्य करते करते, और एक दूसरा बाहर से आता है, करोड़ों रुपए देता है, उसको टिकट मिलता है, चुनाव लड़ता है और वो मंत्री बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती है विकल्पहीनता की स्थिति। पार्टियों के बीच में, जब पार्टियों के बीच में कार्यक्रम और उनकी नीतियों में जब अंतर रहेगा तभी जनता विकल्प के रूप में उनका चुनाव कर सकती है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि लोकतांत्रिक देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ दो दलीय व्यवस्था है, दो ही पार्टियाँ हैं, तो लोगों के सामने केवल वही दो विकल्प हैं। जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन वर्तमान में इनके बीच में, इनकी नीतियों में, इनकी प्लानिंग में, इनके उद्देश्यों में इतना अधिक कम अंतर रह गया है कि लोगों के बीच में विकल्पहीनता की स्थिति आती जा रही है। लेकिन
हमारे यहाँ नहीं है, हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुदलीय व्यवस्था है, तो बहुत सारे विकल्प हैं। बीजेपी, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल, बहुत सारे विकल्प, या तीनों गठबंधन हैं, तीनों मोर्चे हैं उनके बीच में। तो ये जो प्रमुख चुनौतियां हैं, इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, ये सरकार के आधार पर तो इसमें सुधार करना संभव नहीं है। हाँ, अगर जनता अगर इनमें सुधार करना चाहे तभी हो सकता है। जनता अगर इन वंशवाद वाली पार्टियों को नकार दे, जनता अगर इन जातिगत आधार पर पार्टियों को नकार दे, तो ज़रूर भविष्य में इन चुनौतियों को ठीक किया जा सकता है। जनता अगर केवल ऐसी पार्टी को चुने जो केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, सभी पार्टियां अपना अपना डाटा रखें कि हमारी जब सरकार थी तो हमने ये विकास किया, हमारी जब सरकार थी तो हमने ये विकास किया, वर्तमान में जो दल है, जो पार्टी की सरकार चल उसने अब तक ये विकास किया, तो उस आधार पर अगर जनता चुनाव करेगी सरकार का, तो निश्चित रूप से ये दल अपने आप ही सुधर जाएंगे। आइए देखते हैं कि सरकार के आधार पर क्या सुधार करने का प्रयास किया गया। पहले क्या होता था कि यदि किसी भी पार्टी में विचार नहीं मिलता था लोगों का, तो लोग पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, दल बदल कर लेते थे, और उसके कारण से बड़ी विकृति पैदा हो गई थी भारतीय राजनीति में। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। अब क्या किया गया? निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते ऐसा किया गया। नया कानून क्या कहता है? नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी पार्टी, अपनी सीट भी गंवानी होगी। यदि कोई भी सांसद पार्टी बदलता है तो एक तो पहले उसकी संसद सदस्यता समाप्त होगी, ठीक है ना, या विधायक बदलता है पार्टी तो उसकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त होगी। तो इस तरह से लोगों में जो दल बदलने की जो प्रवृत्ति थी उसमें कमी आई। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है सांसद और विधायक को उसे मानना ही पड़ता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया, और उस आदेश के द्वारा निश्चित किया गया कि चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा और अपने आपराधिक मामलों का ब्यौरा देगा। जब वो अपना नॉमिनेशन करता है, फार्म भरता है अपनी उम्मीदवारी का, तो उसमें ये सारी चीज़ें बतानी अनिवार्य हैं। यदि वो इसमें नहीं बताता है और उसकी जब इंक्वायरी की जाती है और वो पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के द्वारा सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। यानी अपने पार्टी का चुनाव जरूर करेंगे, पार्टी के जो प्रमुख पद हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, आदि आदि जो भी हैं, उन पदों को चुनाव के द्वारा ही भरा जाएगा। लेकिन कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं, चुनाव तो करती हैं, लेकिन चुनाव में क्या होता है, जैसे कांग्रेस का उदाहरण दिया मैंने, केवल राहुल गांधी का ही पर्चा भरा जाएगा अध्यक्ष पद के लिए, दूसरा कोई भरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा आंतरिक रूप से आदेश ही नहीं होगा, तो उनका निर्विरोध चुनाव हो जाएगा और वो कह दिया जाएगा चुनाव हो गया उनका। तो एक दूसरा रास्ता निकाल लिया गया। तीसरा क्या काम किया गया? तीसरा ये किया गया, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए? सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं को एक विशेष अनुपात में
अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए। जैसे कि पंचायत चुनाव में 1/3 निश्चित हो गया, वैसा ही लोकसभा और विधानसभा में भी होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, इससे क्या होगा कि जो इतना अधिक पैसा व्यय होता है चुनाव में वो नहीं होगा। और एक न्यूनतम, अभी तो ये जो वर्तमान में है जो खर्च ये बहुत अधिक है, इसको न्यूनतम से न्यूनतम किया जाना चाहिए। और मेरे विचार से तो ये किया जाना चाहिए कि केवल पार्टी का घोषणा पत्र, जैसे कि ये टीवी पर आता है वैसे बताना चाहिए, बताते भी हैं। और उसके बाद जो इतना अधिक चुनाव प्रचार में पैसा लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो क्षेत्रीय या स्थानीय समाचार पत्र हैं उसमें उस पार्टी के उम्मीदवारों का घोषणा पत्र आना चाहिए कि हम ये हमारी ये नीतियां हैं। इसके अलावा ये जो शोर शराबा ये कम होना चाहिए, गाड़ियों का जो काफिला चलता है ये ख़त्म होना चाहिए, जो इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं इस पर भी रोक लगनी चाहिए। ये सारा कुछ होगा तभी जाकर हम ये जो चुनाव खर्च है उस पर कमी कर पाएंगे। राजनीतिक दल इन सुझावों को नहीं मानते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और इसको अगर ऐसे मनवाना है तो इन राजनीतिक दलों को दो तरह से इनमें सुधार हो सकता है, और वो सुधार जनता के द्वारा ही संभव है। जैसे कि इसमें दोनों तरीके दिए हैं। पहला तरीका है क्या है, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। और यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। कई बार हम लोग चुनाव में देखते हैं कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो क्षेत्र विशेष के लोगों में जब नाराज़गी होती है तो चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं। और आजकल तो सबसे बढ़िया है, एक विकल्प आया है नोटा का। यदि आप किसी भी दल को पसंद नहीं करते हैं तो नोटा का बटन दबा दीजिए, तो एक तरह से वो चुनाव बहिष्कार ही है। तो ये भी है, अगर ये जो सुधार हम लोग चाहते हैं, आम जनता चाहती है, तो उसको फ्रंट पर आना पड़ेगा। केवल सरकार पर आधारित नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकार पर दबाव डालकर वो इस तरह के कानून का निर्माण जनता द्वारा अवश्य करवाया जा सकता है। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। और ये संभव नहीं है क्योंकि जनता तो चाहती है कि हमारा देश सबसे अच्छा हो जाए, ये सारी लागू हो जाए, तो सभी लोग शामिल नहीं हो सकते। न तो राजनीतिक दल में पहले से बैठे पदों पर लोग इसको ठीक प्रकार से पचा पाएंगे। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। इसमें दूसरी बात मुझे कहनी है, अगर आम नागरिक सुधार चाहता है और जब अपना मत देने का समय होता है उस समय वो अपने मत का ठीक प्रकार से प्रयोग करे तो निश्चित रूप से पार्टियों में सुधार हो सकता है। ये जो विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह हैं, वो गैर राजनीतिक जो दल हैं और उनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, और वो जनता के द्वारा उन दबाव समूहों के द्वारा नेतृत्व किया जाए जनता का, और वो पार्टियों पर दबाव बनाए कि नहीं ये सुधार आवश्यक है, तो वो संभव है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण वाला एक मामला आजकल चल रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण
सरकार तो जो करना होगा करेगी, लेकिन जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, एनजीओज़ हैं, उनको एक संगठन बनाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि हाँ, देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो जब सरकार पर दबाव बनेगा तो सरकार इसके लिए जागरूक होगी और वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का प्रयास करेगी और कानून बनाएगी। और उस समय सरकार को भी लगेगा कि हाँ, जनता हमारे साथ है, जनता की मांग है, तो जल्दी इस पर कार्य करेगी। इसी तरह से इन राजनीतिक दलों में अगर सुधार करना है तो जनता को जागरूक होगा, जनता को सरकार पर दबाव बनाना होगा, तभी ये सारी चीज़ें संभव हैं और ये राजनीतिक दलों में सुधार संभव है। इस तरह से ये चैप्टर एक ऐसा है कि यदि हम लोग समाचार पत्रों को लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं या जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव से संबंधित अगर हम समाचारों को पढ़ें तो ये चैप्टर हम सभी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत आसान है। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं, वो ये हैं कि राजनीतिक दल है क्या, राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, उस आधार पर राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, कितने प्रकार की शासन प्रणालियां हैं लोकतंत्र के अंतर्गत, दलों का निर्धारण क्षेत्रीय या राष्ट्रीय आधार पर किसके द्वारा किया जाता है, वो क्या मानक स्केल है, फिर उसके बाद कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय दल हैं, उनकी क्या नीतियां हैं, उनकी स्थापना कब हुई, और फिर कितने हमारे क्षेत्रीय दल हैं। अब वो सभी क्षेत्रीय दलों को तो याद करना संभव नहीं है, यदि आप लोग याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो अपना राज्य है या अपने राज्य के आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उनके क्षेत्रीय दलों को हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट टॉपिक, राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ क्या हैं और उसमें सुधार किस आधार पर किया जा सकता है। तो ये हमारे प्रमुख टॉपिक्स हैं। इसको मैंने अपने नोट्स के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में भी आप लोगों के सामने रखा है। इस आधार पर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज वाला कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार करें। धन्यवाद।